तो आज के इस पहले सेगमेंट में मेरे साथ हैं दिशा तासगांवकर। मैं नाम सही ले रहा हूँ? हाँ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सांवले शब्द के इस पहले पॉडकास्ट में। तो शुरुआत हम इस तरीके से करेंगे, थोड़ा कैजुअल टॉक होगी, थोड़ा पोएट्री के बारे में बातें होंगी और आगे हमारे फ्यूचर प्लान क्या है उसके बारे में बात होगी। तो थोड़ा सा शुरुआत करते हैं कि आपने ये कब सोचा कि जो है पोएट्स ऑफ पुणे स्टार्ट करना चाहिए? ओके इसकी बहुत बड़ी कहानी है। अगर मुझे नटशेल में कहना होगा तो 2021 में जब लॉकडाउन थोड़ा सा ये हो गया था, लोग बाहर आ रहे थे, तो नए नए ओपन माइक्स में मैंने सोचा कि क्यों ना नए नए ओपन माइक्स में जाए। तो बहुत सारे ओपन माइक्स थे, तो वहाँ मैं एक ओपन माइक में गई जहाँ पे मैंने परफॉर्म किया। तो अभी क्या होता है ना, एक इंग्लिश राइटर के लिए एक डिसएडवांटेज होता है कि व्हेन यू आर रिसाइटिंग लोग ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो मैंने ऐसे 2 कम्युनिटीज़ में गई थी जब मैंने रिसाइट किया। तो कोई चाय ऑर्डर कर रहा है, कोई ये कर रहा है, किसी का भी ध्यान नहीं था। तो फिर मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। एज एन आर्टिस्ट आई थिंक एवरी आर्टिस्ट शुड बी रिस्पेक्टेड। तो मैंने एक इवेंट में गई थी, अंजुमन इवेंट था वो। तो मैं सबसे पहले विवेक और शुभम से वही मिली थी। तो हमने देखा, हमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई। तुषार दुबे भी थे वहाँ पे, तो हम चारों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई। तो एक बार हम लोग ऐसे ही मिले और फिर मैंने अपना दिल का हाल उन्हें बताया कि देखो राइटिंग कम्युनिटी ऐसी है, ये सब चीज़ें हो रही है, तो क्यों ना हम अपनी कम्युनिटी शुरू करते हैं जहाँ पे एवरी राइटर नो मैटर वो किस लैंग्वेज में लिखता है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो या मराठी हो, उसे एक घर वाली फीलिंग आए। और जहाँ पे जब कोई सुन रहे हैं तो वो सब रैप्ट अटेंशन से सुने। तो मेरा विजन वही था कि नहीं, हमें लिटरेचर के साथ साथ पुणे को भी प्रमोट करना है, क्योंकि काफ़ी सारे जो पुणे आर्टिस्ट है वो मुंबई जाते थे। और इफ़ यू से अगर मेरा आप एग्जांपल लोगे तो मैं कभी मुंबई जा नहीं सकूँगी फॉर सम अदर पर्सनल रीजंस। तो इसके वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना एक कम्युनिटी पुणे में शुरू की जाए सबके लिए। और मेरा मानना यही है कि मुझे वो लोगों तक पहुंचना है जो मेरे जैसे इंट्रोवर्ट है। सबको पता है कम्युनिटी में मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, तो मुझे वो लोगों को ये करना है। मुझे उनको हर पुणे के हर एक नूक एंड क्रैनी से लोगों को बुलाना है और उनको ये प्लेटफॉर्म देना है कि वो हेजिटेट ना करें। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि लड़कियाँ दे आर एक्सप्रेसिव, लेकिन कभी कभी क्या होता है अपने दिल की बात अच्छे से बयान नहीं कर पाती। और एक चीज़ और एक होती है कि फाउंडर और जो टीम है वो उनका अप्रोच जो बाकी के लोग हैं जो परफॉर्म करने आए हुए हैं उनके सामने कैसे होता है, तो वो और एक चीज़ है। तो इसलिए मैंने मेरे टीम को भी बताया है कि हम लोग एक ऐसा कम्युनिटी शुरू किए जहाँ पे काइंडनेस सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो। हम लोग सारे लोगों को काइंडनेस और एम्पैथी से ट्रीट करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हमारे स्टेज पे परफॉर्म करें और उन्हें मुंबई या फिर किसी और सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और ये तो मैंने खास पुणे में लिटरेचर प्रमोट करने के लिए ही यही मेरा विज़न रहा है। ओके, आपने अच्छा स्टार्ट किया है, वाकई में पीओपी आगे बहुत बढ़ रहा है। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपकी नज़र में पोइट्री क्या है? ओके, सो पोइट्री इज़ लाइक अ मिरर टू मी। ठीक है, वो मेरे लिए एक आईना है जहाँ पे मैं सामने रुक कर बात कर सकती हूँ। ऑफन क्या होता है कि ऐसे लोग होते हैं मेरी तरह इंट्रोवर्ट, जिसको लगता है कि वो कुछ भी कहे सामने वाला उसे मिसअंडरस्टैंड करेगा। वी आर ऑफन मिसजज्ड बाय अ वेरी ओन पीपल। मतलब बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर ऐसा लगता है कि अरे जो दिल की बात है, कभी कभी क्या होता है, ये जो मेंटल हेल्थ का हम लोग बोलते हैं, तो मेंटल हेल्थ के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। तो फिर इसीलिए आई थिंक पोइट्री इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल आउटलेट, जहाँ पे आपको जो बॉदर कर रहा है आप उसे लिख सकते हो, उसे एक्सप्रेस कर सकते हो।
ना कि वो इमोशंस उसको सप्रेस करके फिर क्या हो जाता है, वो घर बना लेता है तुम्हारे दिमाग में, जिसके वजह से मेंटल इलनेस के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। और एवरीबडी नोज कि मैं मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा लिखती हूँ। तो ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी हम जो बोलते हैं, आई थिंक पोइट्री इज़ द बेस्ट वे जहाँ पे हम लोग एक्सप्रेस कर सके। और एक चीज़ ये होती है कि यू नो मुझे एक पार मिली है पोइट्री से, जहाँ पे मुझे ऐसे लगता है मैं इनविंसिबल हूँ। और मैं, मेरे मन में जो आई बात वो खुलकर बिना किसी के दबाव में आकर या फिर किसी हेजिटेशन में वो खुल के बयां कर सकती हूँ। तो मैंने ऐसी भी चीज़ें लिखी है पोइट्री में जो मेरे दिल के बहुत करीब थी और मुझे नहीं लगता था मैं किसी के साथ शेयर करूँगी, लेकिन पोइट्री ने मुझे एक ऐसी पार दी है जहाँ पे मैंने मेरे चाइल्डहुड ट्रॉमास के बारे में, अबाउट माय डिसफंक्शनल फैमिली, सब के बारे में लिखा है जो ट्रॉमा से मैं गुजरी हूँ। तो मेरे लिए मैं इतना कहना चाहूँगी कि धीरे धीरे कबर्ड में से वो स्केलेटन्स बाहर आने लगे हैं, जो गड़े मुर्दे बोलते हैं हम लोग, तो वैसे तो पोइट्री ऐसे है मेरे लिए, इट इज़ लाइक अ मिरर टू मी, जहाँ पे I do not absolutely hesitate to bare my soul in front of people। क्योंकि जब आप पोइट्री या फिर कुछ भी लिखते हो, स्टोरी टेलिंग में जाते हो, तो आप एक माइंड बनाकर जाते हो कि नहीं, आज मैं अपने दिल की बात 4 लोगों के सामने रखूँगा एंड आई एम नॉट अपोलोजेटिक अबाउट इट। वो एक पार मिल जाती है। सो दैट इज़ पोइट्री। मेरे लिए भी आप सही कह रहे हो, मेरे लिए भी बिल्कुल यही है कि देखिए, एक ये दौर होता है कि जब अप एंड डाउन तो सबके चलते ही रहते हैं, तो एक टाइम आता है कि बहुत डाउनफॉल आता है। मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया था कि मेरा बहुत ज़्यादा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, तब मैंने फिर से लिखना स्टार्ट किया था। वैसे मैं कॉलेज से लिखता आया हूँ, बट बहुत ज़्यादा ऐसा इंटरेस्टेड नहीं था, थोड़ा थोड़ा लिखता था। लेकिन अब जो है मुझे बहुत मतलब मज़ा आने लगा कि हाँ कि चलो लिखो। अब बात आपने करी कि आपके दिल के करीब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिखी हुई हैं आपने, तो कुछ 2 या 3 लाइनें हो जाएं। वैसे आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका फोटे क्या, सेगमेंट क्या, आप हिंदी में लिखती हैं, इंग्लिश में लिखती हैं, उर्दू में लिखती हैं, किस में लिखती हैं? मैं इंग्लिश राइटर हूँ। अच्छा। और मतलब मैंने मेरे इवेंट में जो लोग आते हैं जी, मैं उनको सुनती भी हूँ। तो वहाँ पे मिक्स्ड इवेंट रहता है हमारा, जिसमें हिंदी, उर्दू, मराठी, इंग्लिश, सारे लैंग्वेजेस के पोइट्री हमको सुनने मिलती है। तो उन्हीं से इंस्पायर होके आई थिंक मैंने कुछ 4-5 पीसेस हिंदी में भी लिखे हैं। जी। बस मराठी में नहीं लिख पाती। नहीं, कोई नहीं, आप इंग्लिश में भी, क्योंकि हमारे सुनने वाली मिक्स जनरेशन है, जिसमें बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, तो आप चाहें तो इंग्लिश में भी सुना सकती हैं, जो आपको अच्छा लगे, इंग्लिश या हिंदी, जो जैसे आपको। अच्छा, तो मुझे मेरे पीसेस याद नहीं रहते। हाँ। तो मैं कुछ बिल्कुल देखकर ओके। तो ये कुछ ऐसी है कि एक दिन मुझे काफ़ी एंजाइटी हो रही थी और मैं बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी। तो वो जो सिकाडाज है ना, जो रात के कीड़े बोलते हैं हम लोग, उनकी आवाज़ आती है। तो इतना मतलब आई वॉज एट द लोएस्ट इन माई लाइफ, और बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी मैं 2020 में, जब पोइट्री हैपन टू मी। तो मैंने तभी लिखी थी, एक छोटी सी माइक्रो है कि एवरी डे द श्रिल रिलेंटलेस साउंड ऑफ द सिकाडास वुड पुट हर टू स्लीप, offering her temporary moments of respite from an unfathomable darkness that had befallen on her. Wow. तो वही वो मैं सिकाड़ा, मुझे इतनी आदत होती थी कि मुझे ऐसी नींद आती नहीं थी। और जब एंजाइटी होती है तो आप अपने फेवरेट चीज़ जो आप करते हो तो आप वो भी नहीं कर सकते हो, जैसे रीडिंग। आई हैव ऑलवेज बीन अ वोरेशियस रीडर, तो मुझसे रीडिंग भी नहीं होती थी। तो फिर ये जो सिकाड़ा की आवाज़ होती थी, तो मैं वो एज अ ललाबाई होती थी मेरे लिए, और मैं वो सुनकर फिर सो जाती थी। अच्छा। तो मैंने वही लिखा है इस माइक्रो में। वाह। आजकल के जो बच्चे लिख रहे हैं जी, किसी भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं या और जाके ओपन माइक में परफॉर्म कर रहे हैं, तो और मैंने देखा है कि एक ओपन माइक की जो बाढ़ सी आ गई है जी, जगह जगह हर शहर में बहुत से ओपन माइक हो रहे हैं और बहुत से बच्चे आकर के अपनी बातें कर रहे हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे?
आई थिंक जो पुणे सर्कल का फ्रेटर्निटी, राइटिंग फ्रेटर्निटी जैसे स्पीड से बढ़ रही है, आई एम हैप्पी। लेकिन लोग इसे कमोडिफाई करके दे आर ड्रिवन बाय द परस्यूट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हो रही है फर्स्टली। और सेकंड अगर मैं बात करना चाहूँ कि जो फाउंडर, जो नई कम्युनिटी, उसको लग रहा है कि नहीं मुझे नई कम्युनिटी स्टार्ट कर रही है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम ही थिंक्स कि अदर कम्युनिटीज़ लैक कर रही है, जैसे मेरा तब मानना था। तो आई थिंक अगर आप स्टार्ट कर रहे हो सो यू शुड बी ड्रिवन बाय द परस्यूट ऑफ पैशन एंड डेडिकेशन। इसे एक मनी मिंटिंग बिजनेस मत बनाइए, ठीक है। आप पोइट्री और स्टोरी टेलिंग क्या होती है, इट इज़ अ सेक्रेड आर्ट। तो वो हम लोग कुछ लोग मेरे जैसे वो चीज़ को वर्शिप करते हैं। तो वो जो यूनिकनेस रहती है पोइट्री की या स्टोरी टेलिंग की, समवेयर वो डेसिपेट हो जाती है बिकॉज ऑफ दीज पीपल, क्योंकि इन लोगों ने बिजनेस बनाया है। वो पोइट्री को पोइट्री की तरह, या फिर ऐसे नहीं सोचते हैं कि नहीं हमें जो यंग राइटर्स है जो अभी लिख रहे हैं हमें उनको प्लेटफॉर्म देना चाहिए। वो जाए तो कहाँ जाए। जी जी। तो फिर आई थिंक ये बात मिसिंग है। जिन्होंने भी अभी नई कम्युनिटी स्टार्ट की है, मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि आप उसे एक बिज़नेस के तौर पे नहीं, लेकिन एक सेक्रेड आर्ट, जो काफ़ी सालों से ऐसे लगता था कि पोइट्री इज़ डेड। और ऐसा एक पेज भी है इंस्टाग्राम पे जहाँ पे लोग बोलते हैं कि नहीं पोइट्री पहले जैसी अभी पोइट्री होती नहीं है, या फिर अभी स्पोकन वर्ड आया है। अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट हुए हैं, बहुत अच्छी पोइट्री हो रही है। तो फिर समवेयर आई थिंक कि वी हैव टू टेक अप द मैंटल कि हमें ये आर्ट को हमेशा रखना है, इटर्नली वी हैव टू कीप दिस आर्ट अलाइव। एंड आई थिंक एज एन आर्टिस्ट ये हर आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इट शुडंट बी अ मनी मेकिंग बिजनेस। तो मैं ये सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी इफ़ यू प्लानिंग टू स्टार्ट अ कम्युनिटी, बस इतना माइंड में रखिए कि नहीं लोग आएंगे और वो अपने दिल का हाल बयां कर रहे हैं, तो फिर इट इज़ बिकॉज दे वॉन्ट टू स्पीक एंड यू शुड गिव देम अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस। बाकी तो आई थिंक दे शुड कास्ट असाइड ऑल दीज नेगेटिविटीज़। मुझे याद है कि मैं एक शो में गया था, शायद अभी रिसेंट जो शो हुआ था उसमें मिला था, आपकी मॉम भी आई थी। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि वो गाना बहुत अच्छा गा रही थी, तो क्या वो भी सिंगर हैं या वो भी लिखती हैं? जी। और जब आपने स्टार्ट किया तो उसमें क्या फैमिली ने सपोर्ट किया या कुछ रोक टोक किया, इसके बारे में कुछ बताइए। जी ज़रूर। माई मॉम इज़ वेरी टैलेंटेड, इतना कहना चाहूँगी। हाँ, वो मैंने देखा, वो गाना जब गा रही थी बहुत क्या आवाज़ है। और मैं 5th स्टैंडर्ड से अगर कहूँगी कि मैंने इंट्रोवर्ट होने की वजह से मैंने 5th स्टैंडर्ड से लिखना शुरू कर दिया था। नॉट पोइट्री, मैं प्रोज डायरी राइटर थी। तो मम्मी भी मुझे यही बोलती थी कि तू बहुत कम बात करती है, ऐसे वैसे। तो मैं हमेशा मम्मी के पास, मैं सबसे लाडली हूँ घर में, बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ पहले से। तो मैं मम्मी को देखती थी, मम्मी पढ़ते थे, तो वहाँ से वो चीज़ आई मुझ में पढ़ना। तो वहाँ से मैंने मम्मी की बहुत सुंदर आदत उठाई है उनसे, एंड दैट हैज़ बीन इनहेरिटेड। तो रीडिंग मैंने मम्मी से ही सीखी है, लिखना भी मैंने मम्मी से ही सीखा है। और मेरी जो दिन की शुरुआत होती थी वो मम्मी के भजन से होती थी। तो वहाँ पे मुझे कोई अलार्म या वॉल क्लॉक की ज़रूरत नहीं होती थी, मैं उठ जाती थी क्योंकि मम्मी को मैं सुनती थी किचन में गाना गाते हुए। और उसके वजह से और एक चीज़ मुझ में डेवलप होने लगी, इज़ माई सिंगिंग। तो सिंस मैं कॉन्वेंट से हूँ, तो मेरा जो भी बचपन है वो सब कॉन्वेंट के जैसा ही मेरा चाइल्डहुड रहा है। तो वहाँ पे क्वायर सिंगिंग होती है बहुत, चर्चेस में ये सब। तो मम्मी को देखकर, मम्मी को सुनकर फिर मुझे ऐसे लगा कि वाई कांट आई डू इट। मेरी मॉम करती है तो वाई कांट आई डू इट। तो स्कूल से फिर मैंने क्वायर में ज्वाइन किया, फिर मैं क्वायर सिंगिंग करती थी। और आप आई थिंक ये किसी लोगों को ये बात पता नहीं है जो मेरे करीब है, जैसे कि आप मेरे टीम मेंबर्स, कि मैं क्वायर, अभी मुझे ऑलमोस्ट 18 साल हो गए कि मैं क्वायर सिंगिंग करती हूँ।
और मेरे अभी एवरी दिसंबर मेरे कॉन्सर्ट्स होते हैं और मैं एक बहुत अच्छे रिस्पेक्टेबल और डिस्टिंग्विश्ड म्यूज़िक कंडक्टर के सिल्वर बेल्स नाम से जो है क्वायर, उसकी एक मेंबर हूँ और हमारे एवरी दिसंबर कॉन्सर्ट्स होते हैं। क्या बात है। तो ये मैं उनके क्वायर से जुड़ी हूँ, कुछ अभी 12 साल हो गए हैं। और ये मेरी मम्मी जो मुझे देखती है, कभी कभी क्या होता है कि पुराने ज़माने में मेरी मम्मी को वो उनके ड्रीम्स परस्यू नहीं कर पाई मेरी मॉम, क्योंकि जल्दी शादी होने के वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। तो वो जब मुझे ऐसे स्टेज पे देखती है तो उससे बहुत खुशी होती है। इट्स लाइक शी इज़ लिविंग माई ड्रीम्स, शी इज़ लिविंग हर ड्रीम्स थ्रू मी। तो फिर वो बहुत खुश हो जाती है। और मम्मी से तो हमेशा मुझे सपोर्ट हमेशा मिला है। और मतलब मेरा भाई, मेरे डैड, दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी एंड आई थिंक मैं इतनी दूर तक आ पाई हूँ। मैंने खुद का कम्युनिटी स्टार्ट किया। और जब मेरी मम्मी मुझे इंस्टा पे लाइव करते देखती थी 2020 में, तो वो खुद आश्चर्यचकित हो रही थी कि आई नेवर थॉट कि तू ऐसे किसी के साथ डिस्कशन करने बैठ जाएगी जो इस कंट्री का भी नहीं है। तो मेरे जितने भी थे, जो भी फॉलोअर्स थे, सारे ह्यूस्टन यूएस से थे एंड आई यूज्ड टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद देम एंड देन शी यूज्ड टू लुक एट मी एंड देन शी यूज्ड टू फील वेरी प्राउड कि मेरी बच्ची जो कभी अपने शेल से बाहर नहीं निकलती थी, शी वेंट अहेड, उसने बुक निकाली, शी पब्लिश्ड हर बुक और फिर उसने एक कम्युनिटी क्रिएट की। तो शी हैज़ बिन ओनली थिंकिंग कि नो, पोइट्री ने मेरी बच्ची को बहुत चेंज कर दिया है एंड दैट इज़ अ रीज़न शी इज़ वेरी हैप्पी एंड शी कंटिन्यूज टू सपोर्ट मी। और मुझे आज भी बोलती है कि नो मैटर वेयर यू गो, मेरा सपोर्ट तुम्हें ऑलवेज रहेगा। तो वो हर एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसके फ्रेंड्स और फैमिली उसे सपोर्ट करे। फ्रेंड्स के डिपार्टमेंट में मेरा लक बहुत ख़राब था। नन ऑफ माय फ्रेंड्स। नहीं, ऐसा क्यों? मतलब क्या इसके पीछे कोई कहानी है क्या? कहानी पता नहीं है, बट कहानी अगर नटशेल में बताना हो तो पता नहीं। फ्रेंड्स आप रिजर्व है ज़्यादा? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा रिजर्व हूँ, लेकिन जब मैं किसी से घुल मिल जाती हूँ तो मैं बहुत अच्छी दोस्ती कर लेती हूँ। पर कभी कभी क्या होता है ना, विचार जुड़ते नहीं हैं। कैसे विचार? मतलब पता नहीं, मेरे लिए मैं ज़्यादा इमोशनल हूँ और जो लॉजिक और प्रैक्टिकल वाले लोग हैं ना, उनसे आप दूर रहते हो? हाँ, उनसे मैं ज़रा थोड़ी सी दूर रहती हूँ। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो लोग बुरे हैं, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि वो कुछ उनका पर्सपेक्टिव कुछ अलग है और मेरा पर्सपेक्टिव में हर बार इमोशंस ज़्यादा आ जाते हैं। तो जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है वो बंदा सही भी होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नहीं, उसने ऐसे क्यों कहा। अच्छा, ऐसे। एंड आई थिंक एज एन इंट्रोवर्ट, आई थिंक जो आपसे प्यार करते हैं उन्होंने आपको आई थिंक थोड़ा समझना चाहिए कि हाँ, शी इज सेइंग दिस बिकॉज ये उसका नेचर है and she cannot help it but change it. But the most the best thing what you can do is just listen to her. पर नहीं, हमेशा मुझे ऐसे एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि नहीं, कुछ नहीं, ऐसा हुआ है, वैसे हुआ है। तो फिर इस चीज़ में क्या हो जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट हैम्पर कर जाता है। जी। और मैंने पोइट्री से ही सीखा है कि तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बढ़कर है एंड यू शुड ऑलवेज, अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो सामने वाला भी नहीं देगा। सो सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए सबसे बढ़कर है। तो अच्छा, तो आप वैसे भी शो आपके हर जगह पुणे सिटी में तो होते ही रहते हैं जी, और हर शो में कुछ ना कुछ ऐसे फनी इंसिडेंट होते हैं। कोई ऐसा कुछ आपको वाकया याद है कि कुछ ऐसा हुआ और आपको मतलब आपको अच्छा ना लगा और आपने छुपा लिया? ओके, तो एक बार ऐसे हुआ कि कोपा में हुई थी वो चीज़। और कोपा, ये कोरेगांव पार्क? ये कोरेगांव पार्क में, कोपा में हमारा आई थिंक एनिवर्सरी इवेंट था। सो एवरीवन वाज सो एक्साइटेड और फर्स्ट टाइम आई वाज सो हैप्पी कि हमारे एनिवर्सरी इवेंट में 107 लोग आए थे। तो हम सब बहुत खुश थे और एकदम कैजुअल और कैंडिड माहौल था तभी।
तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर एक परफॉर्मर ने आकर परफॉर्म कर दिया और वो चले गए। फिर उसके बाद एक पोइटिस की परफॉर्मेंस थी और वो आई और उसने परफॉर्म वगैरह कर दिया। तो बाद में जो पहले आए थे परफॉर्मर, वो वापस उन्होंने जो हमारे होस्ट थे उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ कहना है माइक पे। तो फिर हम सब जो टीम मेंबर्स थे वहाँ पे, आप भी थे, तो हम थोड़े से ये हो गए कि अभी इसको क्या कहना है, बिकॉज ही जस्ट परफॉर्म्ड एंड ही लेफ्ट द स्टेज। तो वो भी दूसरे परफॉर्मेंस के बाद ऐसा क्या कहना है। तो वापस वो आ गया स्टेज पे और उन्होंने जो पोएटिस आई थी उसकी खूबसूरती की तारीफ की थी। अच्छा, हाँ, तो वो बात मुझे बहुत थोड़ी सी अजीब लगी, बिकॉज आई थिंक फीमेल फाउंडर है, तो जो फीमेल्स है वो बिना झिझक के, विदाउट हेजिटेटिंग, दे टॉक टू मी एंड दे फील एट ईज। वो कंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि उनको लगता है नहीं, फीमेल फाउंडर है, यहाँ पे कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तो वो इस मेंटालिटी से आती है, और अगर ऐसी बात कुछ हो, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ आई थी, सो यू नो कुछ ना कुछ गलत हो जाता था, लेकिन आई थिंक बच गया वो। अच्छा, आप बात करते हैं कि जो आज के जो बच्चों ने शुरुआत करी है लिखने की या बोलने की, मुझे भी ऐसा लगता है कि आप लिखते हो और किसी भी ओपन माइक में या किसी स्टेज पे अगर आप चढ़ते हो तो सबसे पहले तो आपका जो हेजिटेशन जो होता है ना, जो पब्लिक फेयर होता है, वो ख़त्म होता है। बोलने की एक कला आती है, एक अच्छे वक्ता बन सकते हो, स्पीकर बन सकते हो। तो आप जो ये नए बच्चे आ रहे हैं, इनको आप क्या बोलना चाहोगे? जी, ये सबसे पहले तो ये चीज़ कहना चाहूँगी कि उन लोगों को एक चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमें एक गुड स्पीकर ही बनना है। ठीक है, क्योंकि कोई अपने माँ के पेट से सीख कर नहीं ओरेटर बन जाता, पब्लिक स्पीकर। तो गिव इट सम टाइम। उन्हें सब कुछ जल्दी चाहिए, उन्हें फेम भी जल्दी चाहिए, उन्हें सब कुछ जल्दी चाहिए। और कभी कभी क्या होता है ना, जो लोग हैं, जो ऑडियंस है, उन्होंने भी थोड़ा यू नो क्रिटिक्स बहुत है हमारे राइटिंग फ्रेटर्निटी में। जो क्रिटिक्स तो हर जगह है, हर फील्ड में है। तो एक बार परफॉर्मेंस देखकर ही वो तुरंत बोल जाते कि नहीं, ये ठीक नहीं लिखता है, या फिर तुम्हें और काम करने की ज़रूरत है। तो फिर मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि कहीं ना कहीं से कोई शुरुआत करता है जी। तो अगर कोई ऐसा कुछ बोलने जा रहा है तो उसको ये सोचना चाहिए कि हमने भी कहीं से शुरुआत की थी। जी बिल्कुल, है ना। तो वो पहला उसका लेडर हो सकता है, पहली सीढ़ी हो सकती है कि पहले पायदान पे खड़ा हो सकता है। वो हम लोग जो अभी आजकल कर रहे हैं, या जो बहुत नामी लोग हैं इस फील्ड में कर रहे हैं, उनसे भी आगे निकल जाए जी। तो यही जी, आप कंप्लीट करिए अभी। हाँ, तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि क्रिटिक्स होंगे, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आएंगे तुम्हारे पाथ में, पर बस अगर तुम डिटरमाइंड हो कि नहीं, तुम्हें वहाँ पे जाके परफॉर्म करना है, चाहे तुम्हें वाह वहाँ पे मिले ना मिले, विदाउट टेकिंग दिस इनटू योर हेड, यू हैव टू गो होम एंड देन स्टिल यू हैव टू कंटिन्यू राइटिंग। क्योंकि लोग आजकल इतने सेंसिटिव हो गए हैं, ये जो सोशल मीडिया के वजह से लोग इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि अगर किसी को तुम ये भी कह दो कि ये अच्छा था लेकिन तुम और अच्छा लिख सकते हो, दे टेक इट टू योर हार्ट, दे टेक इट टू देयर हार्ट। और जिसके वजह से क्या होता है कि दे स्टॉप राइटिंग, उन्हें लगता है दे आर नॉट गुड इनफ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, एंड आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर पोएट्स को लेनी चाहिए। जो लोग सीनियर हैं, हाँ, अगर आपको दिख रहा है कि वो नॉविस है, उसने अभी बिगिनर लेवल का लिख रहा है, तो सीनियर पोएट्स ने उसे सपोर्ट करना चाहिए और उसे अच्छे पाथ में गाइड करना चाहिए, उसे डायरेक्शन देना चाहिए, ना कि आप बड़े बड़े क्रिटिक बन के रहो कि नहीं आपने ये गलत किया है, इसमें ग्रामर मिस्टेक है। और मैंने कई लोगों को मतलब स्टेज पे करेक्ट करता हुआ सुना है ऑडियंस से, जो सीनियर पोएट्स है हमारे। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग फॉर द कम्युनिटी, फॉर द पीपल हु आर सिटिंग इन द ऑडियंस, एंड स्पेशली फॉर द आर्टिस्ट। वो कभी नहीं लिख पाएगा, बिकॉज ही विल कैरी कि नहीं, इसके वजह से मुझे बहुत एम्बैरस होना पड़ा।
और उसकी वजह से वो कभी लिख नहीं पाएगा, तो वो चीज़ गलत है। और सेकंड चीज़ मैं सब नॉविस राइटर्स को ये कहना चाहूँगी कि ये मत आप सोच के चलिए कि बहर में लिखना ज़रूरी है, बिकॉज आई थिंक एज एन इंग्लिश राइटर ऑल द इंग्लिश राइटर्स आर ब्लेस्ड। इतना कहना चाहूँगी कि फ्री वर्स नाम का एक पोइट्री फॉर्म है। हाँ। तो उसमें क्या होता है कि लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं, अगर पोइट्री लिखते हो तो शेक्सपियर सोनेट ही लिखना चाहिए। नहीं, उसे एक मीटर या फिर किसी भी पोएटिक डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम पोएटिक डिवाइस और मीटर में लिखना बैठ जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा तुम्हें ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा जी। और जिसकी वजह से वो थॉट जो तुम्हारे दिमाग में है और वो जो दिल से आ रहा है, समवेयर इट विल बी मिसिंग। वो एसेंस उसी टाइम पे चला जाता है। तो फिर इसके लिए आप शब्दों को जैसे बोलते हैं कि नहीं ऐसे वोकैबलरी में ही लिखना चाहिए, मेटाफर ही यूज़ करना चाहिए, पर ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप बहर में लिखते हो या फिर एक पोएटिक मीटर में लिखते हो तो वर्ड्स हमारे हमेशा लिमिटेड होते हैं। जी जी। और मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, वर्ड शुड फ्लो फ्रीली एज योर थॉट्स। तो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर इसीलिए मैं जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी लिखना, उनसे ये मैसेज देना चाहूँगी उन लोगों को कि पहले आप लिखो जी। आप बिल्कुल भी ये मत समझना कि नहीं मुझे बहर में ही लिखना है या फिर मीटर में ही लिखना है। आप पहले लिखना शुरू कर दो। वट एवर यू हैव इन योर माइंड जस्ट जॉट इट डाउन। जी जी। अगर मीटर में लिखना है तो वो आप किसी प्रैक्टिस से या किसी के गुरु के मदद से आप वो कर सकते हो। बट राइट नाउ द मेन थिंग इज दैट यू स्टार्ट राइटिंग फर्स्ट। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है राइटिंग का। और बच्चे और भी ये हो जाते हैं क्योंकि लोग उन्हें बोलते हैं कि अच्छी पोइट्री नहीं थी। तो मुझे ये हाईलाइट करना है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज अ गुड एंड अ बैड पोइट्री। पोइट्री होती है और ऑब्वियसली सब लोग दिल से ही लिखते हैं। दिल से ही लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम लिखते हैं तो हम अपने अतीत के बारे में लिखते हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसके बारे में लिखते हैं। तो वो बुरा कैसे हो सकता है? किसी के विचार या किसी का एक्सपीरियंस या किसी का अतीत बुरा कैसे हो सकता है? हाँ ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी ये रह सकती है, सिंपल रह सकती है, सिंपल लूसिड लैंग्वेज, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी पोएट को या फिर पोइट्री को बैड पोइट्री के नाम से जज करो। क्योंकि मैंने बहुत कम्युनिटी में सुना है और लोग आजकल बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि अगर आपको अच्छी पोइट्री सुननी हो तो हमारे इवेंट में ज़रूर आइएगा। तो मुझे वो बात हमेशा खटकती है कि ये जो आप बोल रहे हो ना, यू आर सेटिंग अ बैड एग्जाम्पल। अच्छी पोइट्री क्या होती है? दैट इज द रीजन पीओपी इज अगेंस्ट क्यूरेटेड इवेंट्स। हम क्यूरेटेड इवेंट्स नहीं करते क्योंकि वो दूसरों के लिए अन्याय हो जाता है। बिकॉज इवन ही जो अभी जिसने शुरू किया है लिखना, वो भी उसे भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलना चाहिए ना। तो मैं वही कह रही हूँ कि ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर पोएट्स की है कि व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम्पल आर यू सेटिंग। अगर कोई सीनियर पोएट ने कहा कि नहीं दिस इज तुझे बहुत काम करना पड़ेगा खुद पर एंड दिस इज ये ठीक पोइट्री नहीं थी, फिर ऐसे, तो यही बात गलत होती है। एंड जिसके वजह से बहुत सारे लोगों ने, बहुत अच्छे पोएट्स थे जो हमारे कम्युनिटी में बहुत पहले से आते थे, जब पीओपी कैफ़े मूजो में इवेंट्स करता था, तो मैं अब देखती हूँ तो वो लोग आते नहीं हैं अब। और जब मैं उनसे खुद होके पूछती हूँ कि आप आते क्यों नहीं हो, तो उन्होंने कहा कि मैंने पोइट्री लिखना छोड़ दिया क्योंकि फ्रेटर्निटी में ऐसे लोग हैं जिनको हमारे लिखावट से प्रॉब्लम है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी लोगों को किसको आप रोकोगे? जो जिसको जो बोलना हो तो बोलेगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसी कुछ किताबें जो शायद आपने पढ़ी हो, तो जो लोग सुन रहे हैं या जो लोग लिखना चाहते हैं, वो ऐसी कुछ बुक्स जो आप रिकमेंड करना चाहेंगी लिखने वालों को? जी ओके, तो मैं किसी ठीक है, अगर लैंग्वेजेस से मैं स्टार्ट करूँगी इंग्लिश से। जी।
सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू राइट एन इंग्लिश पोइट्री, जैसे मैं कहूँगी अपने एक्सपीरियंस से कि मैंने कहा आपको कि मैंने बचपन से लिखना शुरू कर दिया था, बट आई यूज्ड टू बी अ डायरी राइटर। मैं जर्नल राइटर थी पहले से, तो मैंने भी कहीं ना कहीं प्रोज से शुरू किया था और पोइट्री में 2020 लॉकडाउन से लिखने लगी। तो मैं वही उनको कहना चाहूँगी कि पहले आप प्रोज से शुरू कीजिए, ठीक है, और पोइट्री को अपना डेस्टिनेशन बनाइए, बट पहले प्रोज से शुरू कीजिए। आई थिंक बेस्ट बुक अगर मुझे सजेस्ट करनी होगी किसी नॉविस इंग्लिश राइटर को, वो तो वो पिलो थॉट्स होगी बाय कर्टनी पेपरनेल। आई थिंक वो बहुत सिंपल एंड लूसिड लैंग्वेज में लिखी है एंड शी इज़ रिटन इट सो ब्यूटिफुली। और आई थिंक अगर हिंदी के लिए अगर मैं कहना चाहूँगी तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मानव कौल। आपने तो मुझे अमृता प्रीतम गिफ्ट ही करी, मुझे पता है। जी। तो वो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, कंप्लीट नहीं। हाँ, मानव कौल को भी मैं पढ़ रहा हूँ। तो यह तो मानव कौल भी मतलब ऐसा नहीं है, वो हिंदी में लिखते ज़रूर है, लेकिन अगर आप उनका पेज देखेंगे तो वो बहुत अच्छी अच्छी इंग्लिश किताबें भी रेकमेंड करते हैं। तो उनके रिकमेंडेशंस बहुत अच्छे होते हैं। तो आई थिंक एवरीबडी शुड स्टार्ट रीडिंग द क्लासिक नॉवेल्स फर्स्ट। पहले आप एक वोरेशियस रीडर बनो। जब आप एक वोरेशियस रीडर बनोगे तो ही वो आपके राइटिंग में डेप्थ आएगी, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज 80% ऑफ रीडिंग एंड 20% ऑफ राइटिंग। और अगर मराठी का अगर मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सुंदर सुंदर बुक्स है, तो मेरे फेवरेट तो शिवाजी सावंत है। तो मैंने उनकी मृत्युंजय पढ़ी थी। तो मृत्युंजय मैंने ऐसी पढ़ी थी कि पहले मम्मी ने पढ़ी थी, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल मराठी थी, एंड डिस्पाइट बीइंग अ महाराष्ट्रियन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड सर्टेन वर्ड्स जो बहुत डिफिकल्ट थे। वो एक एडवांस लेवल की मराठी बुक थी एंड विच इज़ वेरी रिनाउंड। तो मुझे एक बार मम्मी ने पढ़ के सुनाई थी और उन्होंने मुझे कुछ मीनिंग्स भी बताए थे व्हाइल शी वाज रिसाइटिंग दैट टू मी। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको राइटिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले आप क्लासिक पोइट्री पढ़ो। इंडियन राइटर्स तो आप पढ़ो ही, बट अगर लैंग्वेज में रिफाइनमेंट चाहिए तो यू हैव टू गो बैक एंड यू हैव टू रीड द क्लासिक पोएट्स। तो ही जाकर आपके पोइट्री में एक डेप्थ आएगा, एक एसेंस आएगी। और आई थिंक दैट्स ऑल। और इंग्लिश के लिए तो मैंने आपको कहा कर्टनी पेपरनेल इज़ द बेस्ट। तो अब आपका आगे एक कम्युनिटी के आप मेंबर हैं और मतलब पोएट्स ऑफ पुणे को आप अच्छे से चला रहे हैं, रन कर रहे हैं। आगे क्या विज़न है आपको इसको लेकर के? मेरी विज़न ये है कि अभी जैसे मैंने कहा कि हमने पुणे कैप्चर किया है, लेकिन हमें और भी जो बाकी जो प्लेसेस है वी हैवंट रीच देयर, जैसे वाकड़ है, हिंजवड़ी है, PCMC है, एंड आई थिंक देर आर लॉट ऑफ सच एरियाज़ ऑफ पुणे दैट वी नीड टू कवर, क्योंकि वहाँ के भी बहुत लोग होते हैं और PCMC में होने की वजह से कुछ लोग पुणे में नहीं आ पाते। तो मुझे उन लोगों को भी ये स्टेज देना है, उनको हमारे POP में लेकर आना है। और मेरा तो एक ही विज़न रहा है हमेशा से कि मुझे पुणे को पोइट्री हब बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ में जाकर मैं और मेरे टीम मेंबर्स को लेकर दूसरे सिटीज़ को भी कैप्चर करना है। वहाँ से भी मुझे बहुत सारे जेम्स उठाने हैं जो कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। तो मेरा यही विज़न है कि जैसे नागपुर हो, नासिक हो, मुंबई तो डेफिनेटली है ही, बैंगलोर हो, दिल्ली हो, तो मुझे इन सिटीज़ में से भी हमारे POP के शोज़ होने चाहिए, ये मेरा विज़न है। तो मैं वही देख रही हूँ कि ज़्यादातर आई थिंक we'll स्टार्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ओके, ये अच्छा विज़न है, लोग जुड़ेंगे भी। तो दिशा जी, मेरे इस पॉडकास्ट पे सांवले शब्द के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे डेट्स नहीं मिलनी थी, आखिरकार डेट्स मिल गई, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और दोस्तों, आप अगर पुणे में रहते हैं और इसके आसपास रहते हैं और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पोएट्स ऑफ पुणे और सांवले शब्द को। और इसी तरीके से हमें सुनते रहिए, हमें लाइक करते रहिए और लिखते रहिए। और लिखने से क्या होगा, जैसे दिशा जी ने बताया कि जो मेंटल ब्लॉक होता है वो हटा, एंजाइटी हटती है। तो
बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए। थैंक यू। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ हिमांशु कि मैंने आपको बहुत महीने से नहीं कोई बात स्टैंड बाय मोड पे रखा, बट ये मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। आई थिंक एज अ फाउंडर पीओपी की आई थिंक मेरा ये जो चीज़ें आपको बताना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। इट इज़ वेरी पैरामाउंट कि सबको पता होना चाहिए कि एक कम्युनिटी का विजन क्या है जी। और वो जितने भी ऑडियंस है, जितने भी पोएट्स और पोएटिसेस है जो हमारे इवेंट में आते हैं, उनको भी वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि पीओपी के लिए ये बस इट्स नॉट समथिंग दैट वी डू इट, जैसे मैंने बोला फॉर अ मनी मिंटिंग बिजनेस, ये नहीं है हमारे लिए। वी आर ड्रिवन बाय द परस्यूट ऑफ पैशन और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। सो थैंक यू हिमांशु एंड थैंक यू फॉर टू ऑल द लिसनर्स जिन्होंने बहुत पेशेंटली हमें सुना है, and thank you so much.